नमस्कार। तो आज बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यानी एसओएम की। एक ऐसा सब्जेक्ट जो सच कहूं तो कई स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। पर क्या हो अगर एक सही स्ट्रैटेजी हो, एक सही प्लान, तो इसमें महारत हासिल की जा सकती है। और देखिए, सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी मुश्किल को मानना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ कहा गया है, एसओएम एक प्योरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। मतलब जरा सी भी लापरवाही हुई और फेल होने का चांस बन जाता है। यहाँ छोटी छोटी गलतियों की कोई जगह नहीं होती। और ये बात मुझे यकीन है कई लोगों के अनुभव से बिल्कुल मेल खाती होगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा जो सिलेबस है उससे घबराए बिना पास होने की गारंटी कैसे मिले, और सिर्फ पास ही नहीं बल्कि अच्छे स्कोर की तरफ कैसे बढ़ा जाए। तो जी हाँ, इसका जवाब है हाँ, एक तरीका है। और आज हम उसी प्लान को समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम सॉम के चैलेंज को समझेंगे, फिर एक पास फर्स्ट स्टडी प्लान देखेंगे, कुछ जरूरी सवालों की चेकलिस्ट पर नजर डालेंगे, और साथ ही डेरिवेशंस में महारत कैसे हासिल करें और हाई स्कोर का लक्ष्य कैसे रखें, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में एग्जाम से आगे की भी सोचेंगे। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, द सॉम चैलेंज। आखिर ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल लगता क्यों है? देखिए, इसकी दो सीधी सीधी वजह हैं। एक तो सिलेबस बहुत बड़ा है, और दूसरा, जैसा हमने पहले कहा, ये पूरी तरह से न्यूमेरिकल है। मतलब एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक और सारे नंबर गए। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। देखिए, कामयाबी का राज ना 100% सिलेबस पूरा करने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक स्मार्ट प्लान जो सिर्फ 60 से 70% हाई इंपैक्ट टॉपिक्स पर फोकस करे, वो ही असल में सफलता का रास्ता है। ये हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की बात है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये नंबर है, 28 मार्क्स। सोचिए, सिर्फ एक यूनिट, जी हाँ, सिर्फ एक यूनिट पर अच्छी तरह से कमांड करके 28 नंबर तक स्कोर किया जा सकता है। इससे साफ पता चलता है कि कुछ यूनिट्स पर फोकस करना कितना कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो ठीक है, अब आते हैं सीधे एक्शन प्लान पर। यह है पास फर्स्ट स्टडी प्लान। मतलब एक ऐसी रणनीति जिससे सबसे पहले तो पास होने का ग्रेड पक्का हो जाए। और ये एक सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। प्लान बहुत ही सीधा है। देखिए, स्टेप 1, अपनी नींव मजबूत करें। मतलब यूनिट 1 जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के बारे में है, उसे अच्छे से कर लीजिए। ये बेस है और 28 नंबर तक का वेटेज रखता है। फिर स्टेप 2, यूनिट 3 पर आइए, यानी टॉर्शन ऑफ शाफ्ट्स। ये एक छोटा चैप्टर है, पर इसमें से अच्छे खासे सवाल आते हैं। और आखिर में स्टेप 3, यूनिट 5 यानी कॉलम्स एंड स्ट्रट्स को कवर कर लें। बस इतना करते ही पासिंग लाइन आराम से पार हो जाएगी। अच्छा, और एक बोनस टिप भी है। थ्योरी को बिल्कुल मत भूलिएगा। थियरीज ऑफ फेलियर्स जो है ना, अगर उसके न्यूमेरिकल्स मुश्किल भी लगे तो कोई बात नहीं, उसका थियरी वाला हिस्सा जरूर पढ़ लें। शॉर्ट नोट्स में यहां से सवाल आ ही जाते हैं, और ये एकदम आसान नंबर होते हैं। चलिए, स्ट्रैटेजी तो बन गई। अब सवाल आता है कि प्रैक्टिस क्या करें। तो अब हम जरूरी सवालों की एक चेकलिस्ट देखेंगे। इसे समझ लीजिए कि ये टारगेटेड प्रैक्टिस के लिए एक टूल किट है। ये टेबल उन हॉट टॉपिक्स को दिखाता है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, मोहर सर्कल और प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये यूनिट 1 का सबसे जरूरी हिस्सा है। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों आते हैं। फिर है टॉर्शन इक्वेशन यूनिट 3 से। इसका डेरिवेशन तो लगभग पक्का ही समझिए। और फिर कॉलम्स के लिए यूलर का फॉर्मूला। और हाँ, थ्योरीज ऑफ फेलियर की सिर्फ थ्योरी भी कर ली तो काम बन जाएगा। अगर हाई स्कोर करना है तो फिर बेंडिंग और शेड स्ट्रेस डायग्राम्स पर भी ध्यान देना होगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे ज्यादातर लोगों को डर लगता है, डेरिवेशंस, है ना। लेकिन सच तो ये है कि अगर इन्हें रटने की जगह इनके पीछे का लॉजिक समझ लिया जाए तो ये काफी आसान हो जाते हैं। तो चलिए एक क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं, दी टॉर्शन इक्वेशन। इसका डेरिवेशन देखते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखिए, हर डेरिवेशन के पीछे ना एक कहानी होती है। इसकी शुरुआत होती है कुछ बेसिक मान्यताओं से, यानी कोर अजम्पशन से। फिर हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्ट्रेन और एंगल ऑफ ट्विस्ट के बीच का रिलेशन। उसके बाद मटेरियल के नियम जैसे हुक्स लॉ को अप्लाई किया जाता है। फिर इंटरनल टॉर्क को इंटीग्रेट करते हैं, और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर फाइनल गवर्निंग इक्वेशन बना दी जाती है। इस तरह कहानी की तरह समझेंगे तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो ठीक है, पास होने का प्लान तो सेट हो गया, पर अगर लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं बल्कि टॉप करना है तो फिर क्या? तो चलिए अब पास होने से आगे बढ़कर एक्सीलेंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जब कोर यूनिट्स यानी 1, 3 और 5 पर पूरी कमांड आ जाए
तो उसके बाद स्ट्रैटेजिकली यूनिट 2 के टॉपिक्स को ऐड करना है, खासतौर पर बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, इसके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देना होगा। बस यही वो कदम है जो बाकियों से आगे ले जाएगा। तो यहाँ पर दोनों अप्रोच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है पास होने की स्ट्रैटेजी, जहाँ यूनिट 1, 3 और 5 पर फोकस है। दूसरी तरफ है हाई स्कोर का लक्ष्य, जहाँ इन यूनिट्स में महारत हासिल करने के साथ साथ यूनिट 2 के डेरिवेशन और एडवांस न्यूमेरिकल्स को भी जोड़ा जाता है। मतलब बुनियादी स्किल से एडवांस लेवल तक का सफर। चलिए अब 1 मिनट के लिए एग्जाम को भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट इतना जरूरी क्यों है, इसका असली फायदा क्या है। ये सब्जेक्ट सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं है। जैसा कि ये कोट कहता है, यह विषय ऐसा है जो आपके अंदर सुधार लाता है। आपका दिमाग निश्चित रूप से विकसित होगा। मतलब एसओएम को पढ़ने की जो प्रोसेस है ना, वो दिमाग को ट्रेन करती है, उसे डेवलप करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत डालती है। और ये स्किल्स एक इंजीनियर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि जब ये प्लान है और इसे फॉलो करके इन फंडामेंटल्स को समझ लिया जाए, तो एक इंजीनियर के तौर पर जो सोच विकसित होगी वो कैसी होगी। क्योंकि असली ज्ञान, असली इंजीनियरिंग इंट्यूशन वो एग्जाम के नंबरों से कहीं आगे की चीज़ है।